ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं शंभुनाथ तिवारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ प्रश्नपत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के सर्वाधिक कलात्मक काव्यांदोलन छायावाद पर बातचीत करूंगा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप छायावादी काव्य आंदोलन की पृष्ठभूमि से भली भांति परिचित हो सकेंगे। छायावाद के विकासात्मक स्वरूप से पूरी तरह अभिज्ञ हो पाएंगे। छायावाद के सामान्य अर्थ के साथ उसके परिवेश और उसकी परिस्थितियों के मध्य उसके विशिष्ट अर्थ का अच्छी तरह परिचय प्राप्त कर पाएंगे। छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं के आलोक में छायावाद के वास्तविक स्वरूप और उसके महत्व से परिचित हो सकेंगे। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों से पूरी तरह परिचित हो जाएंगे। छायावाद पर लगे कतिपय आरोपों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह हम समग्रता छायावाद का मूल्यांकन कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। अगर हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे पहले हमारी दृष्टि शुक्ल जी द्वारा किए गए विभाजन की ओर जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल, जिसका समय उन्होंने 1900 से 1980 विक्रमी संवत तय किया है, उसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति वो गद्य का विकास को मानते हैं, खड़ी बोली गद्य के विकास को मानते हैं और उसी के आधार पर उन्होंने उस पूरे कालखंड को गद्य काल की संज्ञा दी। गद्य काल कहने के बावजूद उन्होंने उसको गद्य खंड और काव्य खंड, पुरानी धारा और नई धारा के रूप में विभाजित किया। उसके बाद उन्होंने पुनः उन खंडों के विकासात्मक स्वरूप के आधार पर उन्हें उत्थान के रूप में रेखांकित किया और प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान जैसा नामोल्लेख किया। काव्य खंड के अंतर्गत, जिसमें पुरानी धारा और नई धारा दोनों को उन्होंने सम्मिलित किया, उसके अंतर्गत जो तृतीय उत्थान, जिसकी समय सीमा उन्होंने 1975 विक्रमी संवत से आरंभ की, सन के रूप में अगर हम देखें तो कमोबेश 1918 ईस्वी के रूप में जो किया गया उपविभाजन, प्रथम उत्थान के लिए तो भारतेंदु काल नाम और द्वितीय उत्थान के लिए द्विवेदी काल नाम जैसा संकेत करने के बावजूद शुक्ल जी ने तृतीय उत्थान के लिए किसी वैकल्पिक नाम का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। लेकिन उस तृतीय उत्थान को ही हम लोग जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, आज छायावाद के नाम से जानते हैं और यह छायावाद नाम इतना परिचित और पहचाना हो गया है, इतना समादृत हो गया है कि अब उसके अलावा उसके किसी अन्य वैकल्पिक नाम के बारे में सोचना बहुत कठिन है। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी द्वारा आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत नई धारा के उपविभाजन तृतीय उत्थान के लिए परवर्ती व्यंग्यार्थ प्रचलित नाम छायावाद आज एक स्थापित नाम हो चुका है और उसी को हम सारे लोग इसी रूप में जानते हैं। आधुनिक हिंदी कविता का अगर आरंभ हम माने तो भारतेंदु युग से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उससे पहले हिंदी में छिटपुट या ततत्र खड़ी बोली कविता का आभास कराने वाली कतिपय फुटकल काव्य पंक्तियाँ या खड़ी बोली नुमा एकाध पद या कविताएं ज़रूर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर उनको नज़रअंदाज कर दें तो खड़ी बोली में आधुनिक हिंदी कविता की जो एक अविच्छिन्न परंपरा है वह भारतेंदु युग से शुरू होती है, आरंभ होती है। इसलिए विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग खड़ी बोली हिंदी कविता का आरंभ युग है। उसके बाद आगे जो अनेक पड़ाव आते हैं उससे गतिशील होती हुई खड़ी बोली हिंदी कविता निरंतर प्रौढ़, विकसित और कलात्मक होती गई है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी कविता की अगर हम कहें तो
एक विस्तृत भूमिका और सुदृढ़ पीठिका तैयार कर दी गई थी। उसके बाद द्विवेदी युग में उसका विस्तार और परिष्कार होता है और उसके अगले चरण यानी कि छायावादी युग में खड़ी बोली हिंदी कविता का पूर्ण विकास और प्रत्येक दृष्टि से उस काल में चरम कलात्मक उत्कर्ष दिखाई देता है। काव्य चारुत्व और साहित्यिकता के अनुरक्षण की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कविता का उत्कृष्ट और उन्नत स्वरूप जैसा छायावादी काव्य में दृष्टिगत होता है वह अन्यतम है। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद को एक ऐसे आंदोलन के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं जिसे आलोचना, प्रत्यालोचना, प्रशंसा और निंदा दोनों स्थितियों का सर्वाधिक शिकार होना पड़ा है। छायावाद की प्रशंसा करने वालों में अगर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी जैसे आलोचक हैं, तो आलोचना करने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज और मुक्तिबोध आदि का नाम लिया जा सकता है। छायावाद के प्रशंसकों ने जहां एक और व्यापकता और प्रभाव में छायावाद को भक्ति काल के समकक्ष मानते हुए उसे आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग तक कहने का आग्रह किया है और कामायनी जैसी सुकुमार कृति में महाकाव्य तक के स्वर सुने हैं, वहीं उसकी कटु आलोचना करने वालों ने उसे बाहरी चटक मटक पर अधिक ध्यान देने वाली शैली मात्र, कुंठा का काव्य, रीतकाल का पुनरागमन और इसके साथ ही प्रसाद को बुर्जुआजी का अंतिम मुमूर्ष कवि के रूप में याद करते हुए कतिपय आलोचकों ने अपने आक्रोशित स्वर की अभिव्यक्ति की है। प्रशंसा और आलोचना दोनों छोरों का स्पर्श करने वाले छायावाद का विवादों से नाता शायद सबसे अधिक रहा है। बावजूद इसके आधुनिक हिंदी कविता में खड़ी बोली कविता का उत्कृष्ट कलात्मक रूप छायावादी काव्य में ही दिखाई देता है। भाषा, भाव, कथ्य, शिल्प आदि सभी दृष्टियों से छायावादी कविता एक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित की जा सकती है। कल्पना, विद्रोह, भाव प्रवणता, प्रेम, सौंदर्य, निराशावाद, पलायन प्रवृत्ति, प्रतीकात्मकता, रहस्यपरकता, कोमल भावाभिव्यक्ति आदि रोमांटिक एवं स्वच्छंदतावादी काव्य प्रवृत्तियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के कारण छायावादी काव्य को रोमांटिक काव्य का अथवा स्वच्छंदतावादी काव्य कहने का भी आग्रह किया जाता है, जिसका स्वाभाविक विकास द्विवेदी युगीन आदर्शवादी काव्य अभिव्यक्ति के पश्चात हुआ। आधुनिक हिंदी कविता के साहित्यिक विकास और कालक्रम की दृष्टि से छायावाद का उदय द्विवेदी युगीन काव्य रचना की व्यापक पीठिका पर हुआ, प्रायः ऐसा स्वीकार किया जाता है। और यह भी माना जाता है कि द्विवेदी युगीन काव्य रचना में स्थूलता का अधिक निर्वाह दिखाई देता है। इस काल में विकसित होने वाली काव्य प्रवृत्तियों में घोर उपयोगितावाद, अति आदर्शवाद, अति कथात्मकता आदि के कारण उसमें इत्वृत्तात्मकता की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इत्वृत्तात्मक कहने के पीछे भाव यह है कि इस काल की कविता में स्थूल रूप से कथनों की अधिकता है। ऐसे कथनों से परिपूर्ण काव्य को इत्वृत्तात्मक कोट का माना जाता है। इस दृष्टि से द्विवेदी युगीन हिंदी कविता में काव्य चारुत्व और साहित्यिक संवेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति के अभाव की चर्चा आलोचकों ने बार बार की है। हृदय की मार्मिक अनुभूति और कोमल संवेदना से रहित काव्य सर्जन एक भावुक कवि कलाकार को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं होता। द्विवेदी युगीन कविता में नैतिकता और आदर्श पर बहुत व्यापक काव्य सर्जन प्रकाश में आ चुका था, किंतु काव्य में वैयक्तिक अनुभूतियों से संपृक्त आंतरिक भावाभिव्यक्तियों का होना अभिशेष था। हालांकि द्विवेदी युग में इस तरह की मार्मिक कविताओं का एकदम से अभाव नहीं है, पर अधिकांशतः नैतिकता और आदर्श पर विशेष बल देने के कारण इत्वृत्तात्मकता और स्थूलता के आरोप को बिल्कुल सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। अति भावुकता, अति कोमलता, अति कल्पनाशीलता और अति वैयक्तिकता का अधिक सम्मान करने के कारण छायावादी कविता में जो सूक्ष्म परकता, आंतरिकता एवं मार्मिकता है, उससे पूर्व द्विवेदी युग में वैसा उस रूप में अभाव के कारण छायावाद को द्विवेदी युगीन कविता की प्रक्रिया कहा गया।
इसका आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने ही किया। उन्होंने इत्वृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया कहा। इस परिस्थिति के विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तन, यानी द्विवेदी युगीन काव्य की जो परिस्थिति थी उसके विरुद्ध गहरा प्रतिवर्तन, इत्वृत्तात्मक कविता के विरुद्ध और स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया आदि कथनों के माध्यम से छायावादी काव्य को द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया कहा। आगे चलकर इसी को माध्यम बनाकर डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के इसी कथन को बहुत प्रांजल और भड़कीले रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि छायावादी काव्य स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का आज छायावाद के संदर्भ में अक्सर उद्धृत किया जाता है। यह सही है कि द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में अधिकांशतः उपयोगितावाद, आदर्शवाद और इत्वृत्तात्मकता का सम्मान करने के कारण उस काल की कविता को स्थूल परकता की सीमा में रखा जा सकता है, परंतु छायावादी काव्य को प्रतिक्रिया या विद्रोह कहने से उसका वास्तविक और तटस्थ मूल्यांकन कदाचित नहीं किया जा सकता। विरुद्ध और प्रतिक्रिया कहने से तो यही भाव निकलता है कि छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं द्विवेदी युगीन कविता में उनका अभाव है, या द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियां छायावादी कविता में बिल्कुल नहीं पाई जाती। निष्पक्षता से अगर विचार किया जाए तो छायावादी कविता की कमोबेश सारी प्रवृत्तियां, जिनमें आप सौंदर्य रख सकते हैं, प्रेम, नारी सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, कल्पना इत्यादि, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां द्विवेदी युगीन कविता में अपने आरंभिक रूप में ही सही विद्यमान है। हाँ, रहस्य परकता और प्रतीकों का अतिशय प्रयोग छायावादी काव्य को कुछ ऐसा स्वरूप अवश्य प्रदान करता है जो उसे द्विवेदी युगीन कविता से किंचित अलग भावभूमि पर प्रतिष्ठित करता है। कहा जाना चाहिए कि छायावादी कविता किंचित अर्थों में कतिपय परकीय तत्वों से संपृक्त और संबलित द्विवेदी युगीन कविता का विकसित रूप है, जिसका अपना कुछ अलग वैशिष्ट्य है। पूरी तरह प्रतिक्रिया या विद्रोह मान लेने से अनेक साहित्यिक विसंगतियां दृष्टिगत होने लगेंगी, क्योंकि प्रतिक्रिया इतनी शांत, इतनी शीतल, इतनी स्वाभाविक, इतनी सहज और इतनी मार्मिक नहीं हो सकती जितनी छायावादी कविता है। इसके अतिरिक्त छायावाद को बंगला साहित्य अथवा पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण और प्रभाव में रोमेंटिसिज्म का रूपांतरण भी मानने का आग्रह कुछ आलोचक करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि छायावादी काव्य अपने ही देशकाल के परिवेश और परिस्थितियों की स्वाभाविक उद्भूति है, जिस पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ विविध साहित्यिक चिंतन मनन का भी प्रभाव पड़ा है। यहाँ सिद्धांत सिंह चौहान की एक टिप्पणी है, कोट प्रासंगिक है। अतः यह कहना गलत होगा कि फ्रांसीसी धारा जर्मन धारा के अनुकरण पर चली या अंग्रेजी धारा फ्रांसीसी धारा की अनुवर्तिनी थी। उसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि हिंदी की छायावादी कविता पाश्चात्य की नकल है। कोट बंद। दरअसल छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के विकास में तत्कालीन निराशामूलक राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा युवाओं के मन में पलने वाली निराशाओं, कुंठाओं और विषाद की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जा सकती है। इस दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र की टिप्पणी भी बहुत उल्लेखनीय है। ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और समाज में सुधारवादी दृढ़ नैतिकता, असंतोष एवं विद्रोह इन प्रतिक्रियात्मक भावनाओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देते थे। वे अंतर्मुखी होकर धीरे धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थी और वहां से छतपूर्त के लिए छाया चित्रों की सृष्टि कर रही थी। आशा के इन स्वप्नों और निराशा के इन छाया चित्रों की काव्यगत समष्टि ही छायावाद कहलाई। छायावाद का आविर्भाव कैसे हुआ, अगर इस पर हम बातचीत करें तो इसको लेकर भी आलोचकों में अलग अलग राय है। इस आंदोलन के उदय को लेकर विद्वानों में कभी भी एक राय नहीं रही और अपनी उनकी राय पर उनकी अपनी वैयक्तिक रुचि और अभिरुचि का भी बहुत प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय मैत्री शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को दिया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार लीलाचंद जोशी शुक्ल जी के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार जयशंकर प्रसाद इंदु पत्रिका में प्रकाशित आरंभिक रचनाओं
तथा बाद में प्रकाशित झरना काव्य संग्रह के आधार पर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय माखनलाल चतुर्वेदी को दिया है। राय कृष्णदास ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक घोषित किया है। अगर ध्यान से देखें तो अपनी जिन विशेषताओं के कारण छायावादी काव्य को आधुनिक हिंदी कविता में एक विशिष्ट पहचान मिली है, कुछ वैसी प्रवृत्तियां फुटकल रूप में महेश नारायण और सत्यानंद अग्निहोत्री की कतिपय कविताओं में भले ही दिखाई दे जाए, पर छायावादी काव्य प्रवृत्तियों में पूरी तरह सम्मिलित काव्य रचनाओं का अविच्छिन्न प्रवाह जयशंकर प्रसाद के झरना, जिसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ और उसकी कविताएं इंदू में 1909 ईस्वी से ही प्रकाशित होने लगी थी, इससे स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। तटस्थ ढंग से विचार करने पर मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे एवं जयशंकर प्रसाद की आरंभिक कविताओं में छायावादी काव्य का जन्म हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि की कविताओं में वह गतिशील होकर आगे बढ़ा। प्रसाद, निराला पंत, महादेवी वर्मा आदि की कविताओं में उसका पूर्ण विकसित रूप सामने आया। जहाँ तक छायावादी काव्य पर प्रभाव और प्रेरक तत्वों का प्रश्न है, तो यदि छायावादी काव्य को द्विवेदी युगीन कविता के क्रोण से विकसित हुआ माना जाए, तो उसके प्रेरक तत्व द्विवेदी युगीन कविता में विद्यमान है। उस पर भारतेंद्र युगीन प्रभाव भी देखा जा सकता है, विशेषतः प्रसाद के संदर्भ में। रामधारी सिंह दिनकर ने तो छायावादी कविता पर रीतिमुक्त कवि घन आनंद के आत्मपरक काव्याभिव्यक्त के असर को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, जैसा कि उन्होंने चक्रवाल की भूमिका और अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर घन आनंद की आत्मपरक काव्याभिव्यक्ति, भारतेंद्र की प्रेम परकता, जगन मोहन सिंह और श्रीधर पाठक के प्रकृति चित्रण, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे की स्वच्छंदता और कल्पना प्रवणता, हरिऔध तथा मैथिली शरण गुप्त की नारी संवेदना और करुणा, इन सारे तत्वों को छायावादी काव्य के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रेरक तत्व कह सकते हैं। छायावादी कविता पर अंग्रेजी साहित्य के वर्ड्सवर्थ के प्रकृति वर्णन, शैली के विद्रोह दर्शन, कीट्स की सौंदर्यपरक अभिव्यक्ति, टेनिसन की कलात्मकता के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। उस पर रविंद्र की रहस्यपरकता के प्रभाव को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः छायावादी कविता का विकास पूर्ववर्ती विविध प्रेरक तत्वों से हुआ है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। छायावाद के नामकरण और उसके सामान्य अर्थ पर अगर बातचीत हम लोग करें, तो इसको सीधे सीधे प्रतीकवाद से संबद्ध किया जा सकता है। जब हिंदी कविता में प्रतीकों का यथास्थान अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा, तब उसे दुरूह असहज मानकर प्रतीकवादी कविता या दूसरे अर्थों में छायावादी कविता कहा जाने लगा। कतिपय आलोचक काफी समय तक छायावाद और रहस्यवाद को एक ही मानते रहे, जबकि छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। वैयक्तिक आत्मपरक अनुभूति से संबलित प्रतीकात्मकता और अद्वैत भाव की विविध भाव भंगिमाओं का सम्मान करने वाली छायावादी कविता का एक हिस्सा रहस्यवाद में जुड़ता है, रहस्यवाद से पूरी तरह संपृक्त। रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको उसी रूप में स्वीकार किया है और वे छायावाद को ईसाई संतों के छायावास तथा यूरोपीय काव्य के आध्यात्मिक प्रतीकवाद से जोड़ते हुए उसे बंगला की काव्य प्रवृत्ति के अनुकरण पर विकसित मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के इस मत का पुरजोर खंडन करते हैं और ये कह डालते हैं कि बंगला में तो कभी छायावाद नाम चला ही नहीं। हिंदी में हम जिसे छायावाद के नाम से जानते हैं, उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे के निबंध हिंदी में छायावाद, जो शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, में सबसे पहले प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। मुकुटधर पांडे ने छायावादी शब्द का प्रयोग उन कविताओं के लिए किया था जिनमें उन्हें अस्पष्टता और भावों का धुंधलापन दिखाई पड़ा। इसी वर्ष यानी 1920 ईस्वी में ही सरस्वती में सुशील कुमार का भी एक लेख इसी नाम से प्रकाशित हुआ।
उसके बाद छायावाद नाम चल पड़ा और चर्चित होता गया। परवर्ती कुछ आलोचकों ने व्यंग्यार्थ भी कहा कि जो समझ में न आए वह छायावाद है। यहाँ स्मित्रानंद पंत की पीड़ा को भी हम समझ सकते हैं, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि मैं छायावाद नाम से कभी संतुष्ट नहीं हूँ। यह द्विवेदी युग के आलोचकों द्वारा इस नई कविता का उपहास है और यह छायावाद शब्द जो चल पड़ा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। कह सकते हैं कि छायावाद शब्द उस विशिष्ट काव्यधारा के लिए चल पड़ा और रूढ़ हो गया जिसकी अधिकांश कविताएं रोमांटिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत थीं। अब छायावाद की कुछ अगर हम परिभाषाओं के आलोक में इसके स्वरूप को स्पष्ट करना चाहें तो देखें कि आलोचकों ने अपने तरीके से अलग अलग रूप में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें हम दो रूप में देख सकते हैं। एक तो वो जो कवि हैं छायावादी, उन्होंने उसे परिभाषित किया है। दूसरे आलोचक। आचार्य शुक्ल के शब्दों में अगर हम कहें तो छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमय व्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। महादेवी जी के शब्दों पर ध्यान दें तो प्रकृति में चेतना का आरोप, सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का उद्घाटन एवं असीम के प्रति अनुराग में आत्मविसर्जन की प्रवृत्तियों का गीतात्मक एवं नवीन शैली में व्यक्त रूप छायावाद है। एक अन्य छायावादी कवि राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की परमात्मा में, यही छायावाद है। शुक्ल जी ने एक और रूप से इसे देखने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है और इसी परिभाषा के आलोक में डॉक्टर नगेंद्र ने अपना जो इसका भड़कीला स्वरूप प्रस्तुत किया और कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र अन्यत्र भी कहते हैं कि छायावाद एक प्रकार की विशेष भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। अगर हम छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का नाम लें तो यद्यपि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी ये चार प्रमुख नाम तो आते ही हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जिनको सम्मिलित किया जा सकता है उनमें मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्री राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विद्यावती कोकिल के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त मोहनलाल महतो वियोगी, नरेंद्र शर्मा, उदय शंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, केदारनाथ मिश्र प्रभात इत्यादि के नाम भी छायावादी कवियों में परिगणित किए जाते रहे हैं, जिनमें से अनेक परवर्ती काल में अन्य काव्य धाराओं से जुड़ गए। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इसमें प्रेम, सौंदर्य, निराशावाद, पलायनवाद, कल्पनाशीलता, भाव प्रवणता, कोमलकांत, पदावली आदि रोमांटिक प्रवृत्तियां व्यापक रूप में दिखाई देती हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छायावादी कविता रोमांटिक कविता है। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविध परिस्थितियों के कारण यदि साहित्य में उपयुक्त रोमांटिक प्रवृत्तियों का बोलबाला हो तो कविता के युग को रोमांटिक युग कहा जाता है। संभवतः यही कारण हो सकता है कि अंग्रेजी कविता में एक पूरा युग रोमांटिक युग के नाम से है। उसके प्रमुख कवियों वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, कॉलरिज, वायरन आदि की कविताओं में उपयुक्त रोमांटिक प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं। हिंदी के प्रमुख रोमांटिक कवियों प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी इत्यादि की कविताओं में भी कमोवेश वही रोमांटिक प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। वस्तुतः छायावाद को हिंदी कविता का रोमांटिक युग और उसके कवियों को हिंदी के प्रमुख रोमांटिक कवि कहा जाना चाहिए।
संक्षेप में छायावाद की जो कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ रेखांकित की जा सकती हैं वे इस तरह होंगी। खड़ी बोली हिंदी कविता की जो छायावादी शैली है उसकी सबसे पहली विशेषता नारी के प्रति उसकी महान संवेदनात्मक दृष्टि है। और यह नारी के प्रति संवेदनात्मक दृष्टि न केवल छायावाद बल्कि द्विविध युगीन कविता में भी और उसके आगे फिर छायावाद में परवर्ती काव्य सर्जन का व्यापक आधार है। नारी संवेदन की यह उदात्त भावना परिप्रवास में भी दिखाई देती है। यशोधरा साकेत से होती हुई कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति जैसी रचनाओं में व्यक्त, पंत और महादेवी वर्मा की अनेक कविताओं तक प्रसरित है। छायावाद परवर्ती उर्वशी, कनुप्रिया इत्यादि जैसी अनेक रचनाओं में भी यह स्वर गुंजायमान है। छायावादी कविता में नारी के प्रति संवेदना का भाव बहुत मार्मिक और उत्कृष्ट है। राम की शक्ति पूजा और कामायनी में यह नारी संवेदन पूर्णता और पराकाष्ठा तक व्यक्त हुआ है। पंत और महादेवी की कविताओं में आत्मा परमात्मा विषयक प्रतीकों में नारी संवेदना के व्यापक चित्र दिखाई देते हैं। छायावादी कविता में सौंदर्य का विस्मयकारी व्यापक चित्रण दिखाई देता है और छायावादी कविता का स्वरूप इस दृष्टि से बहुत व्यापक और भव्य है। इसके अंतर्गत नारी सौंदर्य, मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और यहाँ तक कि आत्मा के सौंदर्य के साथ ही लौकिक पारलौकिक सौंदर्य के विविध काव्य चित्र दृष्टिगत होते हैं। छायावादी कवि प्रकृति के कण कण में असीम सौंदर्य का दर्शन करता है। छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण और ख्यात कवि जयशंकर प्रसाद ने तो उसे चेतना का उज्ज्वल वरदान, चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह कहकर सौंदर्य की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की है। नारी सौंदर्य के चित्रण में छायावादी कवि नवीन मौलिक दृष्टि का परिचय देता है, जहाँ नवीन प्रतीकों और उपमानों के माध्यम से नारी सौंदर्य के विस्मयकारी चित्रों को मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। छायावादी कविता जिस दौर का प्रतिनिधित्व करती है उस परिवेश में रचित काव्य में निराशा की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक कही जा सकती है। स्वाभाविक रूप से परिणामतः छायावादी कवियों ने निराशा से उपजे अवसाद के कारण अपने काव्य सर्जन में वेदना की गहन अनुभूति को सहज रूप में व्यक्त किया है। स्वाभाविक रूप से निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति इस काल की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है। प्रसाद की कामायनी का आरंभ निराशा और चिंता से ही होता है और जहाँ वेदना का बहुत अधिक है। उसके नायक मनु की निराशा और वेदना स्थान स्थान पर व्यक्त हुई है। प्रसाद के आंसू की वेदना को कैसे विस्मृत किया जा सकता है। महादेवी की अनेक कविताओं में व्यक्त निराशा और वेदना उन्हें वेदना की ही कवित्री के रूप में प्रस्तुत करती है। निराला जैसे कवियों की मैं अकेला जैसी कविताएं उनकी निराशा भरी भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति हैं। कह सकते हैं निराशा और वेदना का स्वर छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में व्यक्त है। छायावादी कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकृति चित्रण। आलंबन रूप में व्यापक और प्रभावी प्रकृति चित्रण छायावादी काव्य की एक अलग विशेषता है। प्रकृति के विविध मनोहारी चित्र खींचने में छायावादी कवियों का मन बहुत रमा है। छायावादी कविता से पूर्व प्रकृति के सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र चित्र कमोबेश द्विविध युगीन कविता को छोड़कर नहीं मिलते। आधुनिक काल से पहले प्रकृति के चित्र या तो उद्दीपन रूप में हैं या फिर रहस्यात्मक, उपदेशात्मक और अलंकृत रूप में। छायावाद में प्रकृति के विशद और हृदयग्राही स्वतंत्र मनोरम चित्र दिखाई देते हैं, जहाँ प्रकृति आलंबन के भव्य आसन पर प्रतिष्ठित है। प्रकृति के आलंबन परक स्वरूप का चित्रण छायावादी काव्य की नूतन और मौलिक विशेषता कही जा सकती है। यह शंकर प्रसाद और पंत की कविताओं में प्रकृति के इस स्वरूप की व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। निराला और महादेवी वर्मा की कविताओं में भी प्रकृति चित्रों की भरमार है। पंत तो खैर प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ही ख्यात है। राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति छायावादी काव्य की एक अलग विशेषता है। इस समय देश प्रेम के उदात्त भावों से उत्प्रोत कविताओं का भी सर्जन किया जा रहा था और इस दृष्टि से यह इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता है।
स्वभावतः छायावादी काव्य में राष्ट्र प्रेम एक प्रमुख तत्व के रूप में उभर कर आया है। तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में पाश्चात्य की व्यापक प्रेरणा और हमारे अपने महान अतीत के स्तमन की आकांक्षा ने हिंदी ही नहीं भारत के सभी प्रमुख भाषाओं के कवियों को राष्ट्र प्रेम विषयक काव्य सर्जन के लिए प्रेरित किया। इस कारण आधुनिक काल में राष्ट्र प्रेम काव्य रचना की प्रमुख राष्ट्रीय प्रवृत्ति के रूप में उभरी। हिंदी में भारतेंदु और उनके परवर्ती लगभग सभी कवियों ने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति की है। छायावाद इस दृष्टि से बहुत समृद्ध कहा जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं की सृष्टि सभी छायावादी कवियों ने की है। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की कविताओं में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना प्रमुखता से व्यक्त हुई है। अतीत गौरवगान के क्रम में भारत स्तमन, भारत वंदना का तीव्र स्वर कमोबेश सभी छायावादी कवियों की रचनाओं में सुनाई देता है। हिमाद्रि, तुंग, श्रृंग, अरुणिय मधुमेह देश, भारत जननी, भारत माता, भारतवर्ष, ग्राम्या के कई गीत आदि इसी राष्ट्रीय भावना का उद्घोष करने वाली रचनाएं हैं। छायावादी कविता की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है उसका मानवीय दृष्टिकोण, उसकी विशद मानवीय दृष्टि, और जिसके अंतर्गत छायावादी कवि विश्व मानव के कल्याण की कामना करता है। संभव है कि इस क्रम में रविंद्र और अरविंद के मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण किया हो। प्रसाद के विजयनी मानवता हो जाए से लेकर निराला की बादल राग, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, विधवा और पंत के मानव तुम सबसे सुंदरतम आदि कविताओं तक छायावादी कवियों की मानवतावादी भावनाओं को अभिव्यक्त होते हुए देखा जा सकता है। इन कविताओं के माध्यम से विश्व कल्याण, व्यक्ति स्वातंत्र्य, नारी के प्रति संवेदना, सामाजिक उपेक्षा के शिकार आमजन के कल्याण की कामना आदि विविध विषयों में कवियों का विशद मानवीय दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। रहस्यपरकता छायावादी कविता की एक प्रधान प्रवृत्ति स्वीकार की जानी चाहिए। अपने मन के गहन अंतर्भाव को व्यक्त करते समय छायावादी कवि असीम निराकार अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्य भावना से भर जाता है। उसकी यह रहस्यानुभूति उसके जीवन का दर्शन बन जाती है। उसके रहस्य भाव में कोई गुण गुम्फित विचार सरणी नहीं है। वह सरल अनुभूत के साथ सहजता से अज्ञात सत्ता के विषय में जैसा अनुभव करता है वैसा ही व्यक्त कर देता है। छायावादी कवि रहस्य भाव को जीवन का स्वाभाविक अंग मानकर चलता है। इसलिए कुछ आलोचकों को छायावाद रहस्यवाद का पर्याय प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल ने तो इन दोनों को किन्हीं अर्थों में संपृक्त मानकर एक ही माना है। प्रसाद ने कामायनी के एक सर्ग का नाम ही रहस्य सर्ग रखा है। पंत प्रकृति के सौंदर्य का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय रहस्यमयी अलौकिकता से भर जाते हैं और नक्षत्रों से मौन निमंत्रण देने वाली असीम सत्ता के प्रति प्रश्नाकुलता के भाव से उपचुप होने लगते हैं। निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में जगह जगह पर रहस्यपरक भावनाओं की व्यापक विवृत्ति देखी जा सकती है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत छायावादी कवियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति रहस्यपरक भावनाओं से परिपूर्ण है। छायावादी कवि अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को बहुत व्यापक रूप में प्रकट करता है। छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने अपनी वैयक्तिक गहन अनुभूतियों को आत्मपरक शैली में व्यक्त किया है। उन कवियों के वैयक्तिक जीवन की करुणा, निराशा, वेदना, पीड़ा, संघर्ष, द्वंद्व इत्यादि मार्मिक भावनाएं बहुत सहज स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुई हैं। प्रसाद का आंसू उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों, इस करुणा कलित हृदय में परिरंभ कुंभ के मदिरा आदि कविताओं में व्यक्त हुई है और ये उनकी सर्वोत्तम कलात्मक उपलब्धि है। निराला की सरोज स्मृति, तुलसीदास के साथ राम की शक्ति पूजा, जहाँ वे कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही या कन्ने में पिता निरर्थक था आदि कविताओं तक फैला हुआ है। इनमें भी अंतपरक अनुभूति के साथ उनकी वैयक्तिक अनुभूतियों को प्रकट करने वाली प्रतिनिध कविताएं विद्यमान हैं। महादेवी वर्मा की अधिकतर कविताओं में जिनका उल्लेख किया जा सकता है, मैं निर्भरी दुख की बदली से मेरा लघुतम जीवन तक में उनकी वैयक्तिक अनुभूतियाँ बहुत गहनता के साथ प्रकट हुई हैं। भाषा की कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से छायावादी कविता की तुलना आधुनिक हिंदी कविता में किसी के साथ नहीं की जा सकती। इस काल में भाषा का प्रांजल परिष्कृत और परिष्कृत रूप दिखाई देता है।
जैसा भाषा का कलात्मक वैभव छायावादी काव्य में अपने चरम पर दिखाई देता है, वैसा अन्य किसी काल में संभवतः नहीं। काव्य भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली के परिष्करण और शुद्धिकरण का जो अतुलनीय प्रयास द्विवेदी युग में किया जा रहा था, उसका वह परिष्कृत, प्रांजल, ललित और कलात्मक रूप छायावादी कविता में दिखाई देता है। मन के गूढ़ गहनतम भावों को अभिव्यक्त करने में छायावादी काव्य की भाषा बहुत सफल कही जा सकती है। कल्पना, प्रेम और सौंदर्य जैसे मधुरतम भावों की कोमलतम अभिव्यक्ति में इस काल की भाषा तदनुरूप भावाभिव्यक्ति में साधिकार समर्थ हुई है। इस समय खड़ी बोली का प्रांजल, परिष्कृत, परिनिष्ठित स्वरूप अपने मोहक स्वरूप में दिखाई देता है। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, परिवर्तन, नौका विहार आदि कविताओं में खड़ी बोली का जैसा प्रवाहपूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, उसे छायावादी काव्य के उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए। परिष्कृत भाषा प्रयोग की दृष्टि से छायावाद बहुत समृद्ध है। छायावादी कविता में गहन आंतरिक अनुभूतियों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि अपने हृदय की गहनतम अनुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेता है। जहाँ शब्द भावों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, वहाँ प्रतीक कवियों के लिए सहायक होते हैं और वह प्रतीकों का सहारा लेने के लिए बाध्य हो जाता है। छायावादी कविता अधिकांशतः भावावेश के क्षणों की अनायास अभिव्यक्ति है, जिसके कारण प्रतीकों की अधिकता छायावादी काव्य की स्वाभाविक विशेषता बन गई है। कमोबेश सभी छायावादी कवियों ने विविध भावों के व्यक्त के लिए नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा तो विशेष रूप से प्रतीकों के लिए ही ख्यात हैं। निराला और पंत की अनेक कविताओं में नूतन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, जिनमें उनकी काव्याभिव्यक्ति बहुत प्रभावी, भाव संपन्न और मर्मस्पर्शी हुई है। छायावादी कवियों की एक प्रमुख कलात्मक विशेषता है नवीन छंदों के प्रति विशेष आकर्षण। नूतन छंदों का प्रयोग छायावादी काव्य की विशिष्ट उपलब्धि कही जा सकती है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला के नवगति, नवलय, ताल, छंद नव, नवल कंठ नव, नव जलद मंद्र रव की भावना से खुल गए छंद के बंध के उद्घोष के साथ छंदों के अनावश्यक बंधनों को अस्वीकार करते हुए मुक्त छंद। यह विचारणीय है कि निराला मुक्त छंद कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, छंद मुक्त कविता के प्रवर्तक के रूप में नहीं। और इस तरह से मुक्त छंद के प्रयोग और प्रचलन का पथ प्रशस्त करने वाले निराला हैं। इसका सर्वत्र स्वागत भी हुआ। परवर्ती काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के लिए तो मुक्त छंद नवीन भावाभिव्यक्ति के लिए जैसे एक सशक्त माध्यम की तरह स्वीकृत किया गया। मुक्त छंद का पथ प्रशस्त करने वाले निराला की कविता जूही की कली को इस दिशा में प्रथम अभिधान स्वीकार किया जाता है। छायावादी काव्य के लिए यह नूतन शिल्पगत प्रयोग एक वरदान की तरह प्रमाणित हुआ। प्रसाद ने स्वयं विविध नूतन नवीन छंदों का प्रयोग करते हुए कलात्मक काव्याभिव्यक्ति की है। छायावाद के अन्य प्रमुख कवियों पंत और महादेवी वर्मा भी नवीन छंद प्रयोग के आग्रही रहे हैं। नित्य नूतन छंद प्रयोग से काव्य कलेवर की कोमलतम और मधुरतम प्रस्तुति छायावादी काव्य की मौलिक विशेषता कही जा सकती है। नवीन छंद प्रयोगों की तरह ही नूतन नवीन अलंकारों के प्रयोग में भी छायावादी कवियों ने विशेष रुचि ली और इस दिशा में एक अलग मानदंड स्थापित किए। परंपरागत अलंकारों के प्रति विशेष आग्रह न करते हुए छायावादी कवियों ने नवीन पाश्चात्य अलंकारों के प्रति विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने परंपरागत अलंकारों को भी नवीन कलेवर में नूतन विविध अर्थ छवियों से सम्मिलित किया। नवीन उपमाओं के प्रयोग में जयशंकर प्रसाद सिद्धस्त माने जाते हैं। उनके बिजली का फूल वाली उपमा इस दृष्टि से बेजोड़ मानी जाती है। छायावादी कवियों ने जिन नूतन पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग किया, उनमें मानवीकरण, ध्वन्यार्थ व्यंजना, विशेषण विपर्यय के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। प्रसाद के अतिरिक्त निराला, पंत, महादेवी की कविताओं में मानवीकरण की अनुपम छटा दृष्टिगत होती है। इतनी महत्वपूर्ण कविता या काव्य आंदोलन पर कुछ आरोप भी लगे। मैंने शुरू में कहा था कि छायावादी काव्य आलोचना और प्रत्यालोचना दोनों छोरों को छूती है, निंदा और प्रशंसा दोनों छोरों का स्पर्श करती है। छायावादी काव्य को निसंदेह आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया जाना चाहिए, जिसमें काव्यचारुत्व और मार्मिक साहित्यिक अभिव्यक्ति अपने चरम शिखर पर विद्यमान है। अपनी अनेक विशेषताओं के कारण छायावादी कविता को महान कविता की श्रेणी में गिना जाता है। बावजूद इसके इस कविता के दुर्बल पक्षों की ओर भी आलोचकों ने संकेत किए हैं।
जिन्हें एकदम से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्याम सुंदर दास ने छायावादी काव्य के साधारणीकरण नहीं हो पाने का स्पष्ट उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उसे बाहरी चटक मटक पर अत्यधिक ध्यान देने वाली एक शैली मात्र के रूप में स्वीकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी काव्य में परिव्याप्त कुंठा का 12वां उल्लेख किया है। डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन नामक निबंध लिखकर छायावादी काव्य उस काव्य में रीत काल के पुनरागमन का संकेत किया है। रामविलास शर्मा और मुक्तबोध ने छायावादी काव्य के प्रति आक्रोशपूर्ण टिप्पणियां की हैं। छायावादी कविता पर किए गए इन सारे आरोपों प्रत्यारोपों को एक बार भी खारिज नहीं किया जा सकता। छायावाद पर सबसे बड़ा आरोप यही चस्पा किया जा सकता है कि वह वादों और विवादों के जाल में उलझकर वह कविता जनजीवन से दूर होती गई। जनजीवन से दूर रहकर कोई कविता इतनी प्रभावी नहीं हो सकती। कल्पना का अत्यधिक प्रवाह और आंतरिक अनुभूतियों की अति भावुक अभिव्यक्ति ने छायावादी कविता को इतना अंतर्मुखी बना डाला कि वह उन कवियों को छोड़कर शेष दुनिया से कटती चली गई। चिर, मधु, आली आदि ने छायावादी कविता को उबाऊ और बोझिल बनाने के साथ ही उसे एकरस बना डाला। शब्द काठिन्य और दुरूह दुर्बोध, यद्यपि वो सर्वत्र ऐसा नहीं है, शैली ने छायावादी कविता को इतना अस्पष्ट और सूक्ष्म बना डाला कि वह मानव हृदय के अंतर जगत की वस्तु बन गई। कल्पना की गहन अनुभूति में आवेष्टित नैनाभिराम शब्द चित्र मन मस्तिष्क पर मादकता उड़ेल देने में तो कामयाब हुए, पर मानवीय संवेदना और सरोकार के न जाने कितने पक्ष उसकी पकड़ से छूटते गए। छायावाद के एक प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत ने उस पर जो टिप्पणी की है वह विचारणीय है। छायावाद इसलिए अधिक न चल सका क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावनाओं का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। हम अगर इन सारी बातों को संक्षेप में व्यक्त करें तो कह सकते हैं कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का सबसे उल्लेखनीय और प्रमुख काव्य आंदोलन, जिस कविता ने जीवन के सूक्ष्मतम मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक बृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया, जिसने हमारी कला को असंख्य अनमोल छाया चित्रों से जगमगा दिया, उस कविता का गौरव अक्षय है। उसकी समृद्धि की समता हिंदी का केवल भक्तिकाल ही कर सकता है। भले ही डॉक्टर नगेंद्र के कथन में तिरंजना हो, भले ही छायावादी कविता भक्तिकालीन कविता में व्याप्त जीवन मूल्यों की समता किसी भी दृष्टि से नहीं कर सकती हो, पर वह आधुनिक कविता की अन्यतम उपलब्धि कही जा सकती है। उसमें कोमलतम भावनाओं की ललित अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है। छायावाद साहित्यिक एवं कलात्मक उपलब्धि की दृष्टि से विविध नूतन भाव भंगिमाओं से संपृक्त आधुनिक हिंदी कविता का सबसे उज्जवल पक्ष है, इसमें संदेह नहीं।